हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एमपी टेट वर्ग 1 की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसकी डेट आ गई है और प्रोसेस क्या रहेगी वो सारा ही अपडेट आ चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आपका जो प्रोफाइल पंजीयन है वो डॉक्यूमेंट अपलोड और शाला चयन जो होगा कैसे करना है। देन आपकी क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे आप बाहर हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 17 कारण इन्होंने बताए हैं जिससे आप जो है नियुक्ति से बाहर हो सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी डिग्री कंप्लीट ना होना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बीएड रनिंग है अभी भी, वो स्टूडेंट हो सकते हैं बाहर। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखिए फ्रेंड्स। सारी ही अपडेट को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और जो लोग वेटिंग में, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं कि जो लोग वेटिंग में हैं वो क्या करें, क्या उन्हें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोफाइल पंजीयन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं आया है। ये पता चलेगा कब, जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 14 जून को। अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भी एटलीस्ट नहीं पता है कि जो लोग वेटिंग में आए हैं उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या नहीं करने हैं। तो इस विषय पर मैं कोई अपनी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आप 14 जून तक वेट कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट जो लोग वेटिंग में हैं उसको पूरी तरीके से क्लियर करके रखें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बीएड की डिग्री जो है कंप्लीट नहीं है, किसी का मास्टर कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे अभी एटी का पेपर दे रहे हैं और बहुत सारों के रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। तो इस वजह से बहुत स्टूडेंट बाहर हो सकते हैं। तो जो वेटिंग में है उनकी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो थोड़ा सा हम पूरा नोटिस को स्टडी कर लेते हैं ताकि एक सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, विषय जो है इसका उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत विद्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाबत में है। उपरोक्त विषय अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित चयनित विद्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन का जिला एवं संभाग स्तर पर किया जाना है। नियोजन अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु निर्देशिका एवं नियोजन की प्रक्रिया जारी की गई है, जो कि trcmponline.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। अपेक्षा है कि सत्यापन कार्य के पूर्व आप स्वयं एवं सत्यापन कार्य के संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारी उपरोक्त निर्देशा नियोजन की प्रक्रिया तथा अन्य सुसंगत नियम और अधिनियम और निर्देशों का अध्ययन कर लेवें। तो सारे ही नियमों को हम थोड़ा सा देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है किसी की लाइफ का सवाल है फ्रेंड्स, क्योंकि एक दो एग्ज़ाम निकाल कर यहाँ तक आना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, इसलिए हम एक एक चीज़ को, चाहे वीडियो लंबा हो जाए लेकिन एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे आप बाहर हो सकते हो, ताकि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर कर पाओ और जो मिसलीडिंग है उससे थोड़ा सा आप बच पाओ। तो सबसे पहले बात करें न्यूनतम एज की। तो यहाँ पर न्यूनतम एज और अधिकतम एज क्राइटेरिया जो है इसमें बताया गया है कि अगर आप पुरुष आवेदक हैं जो कि अनारक्षित वर्ग में आते हैं तो आपकी उम्र 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर आपकी जन्म तिथि जो 1/1/1993 के पश्चात की नहीं होनी चाहिए। और इसमें अतिथि शिक्षक अगर आप हैं तो आपकी जो है उसमें 20 दिवसीय कार्य पूर्ण होना चाहिए, 200 दिवसीय कार्य पूर्ण होना चाहिए। तो आपको एज का क्राइटेरिया यहाँ पर 49 हो जाएगा, जिसमें आप 1974 तक की एलिजिबिलिटी रख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए होंगे कि पुरुष आवेदक जो हैं 40 अनारक्षित वर्ग के लिए, और अगर वो अतिथि शिक्षक में काम कर रहे हैं तो उनके लिए 49 एज यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसके बाद हम बात करें महिला आवेदक जो कि अनारक्षित वर्ग में हैं, तो उनके लिए 45 उम्र निर्धारित करी गई है, या फिर आप अतिथि शिक्षक हैं तो एज जो है 54 साल रखी गई है। उसके बाद हम बात करें पुरुष अथवा महिला जो कि मध्य प्रदेश शासन के नियम अंतर्गत स्वशासित संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं, उनके लिए भी 45 यहाँ पर उम्र रखी गई है,
जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अतिथि शिक्षक तो रहे नहीं है तो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर तो पुरुष और महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अनुसार SC ST और OBC कैटेगरी के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें एज 45 है, और अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो 54 साल उम्र रखी गई है। और दिव्यांगजन के लिए भी 45 साल नॉर्मल, और अतिथि शिक्षक है तो 54 साल यहाँ पर रखी गई है। और ये जो नियम पुस्तिका है इसमें कर्मचारी चयन मंडल के हिसाब से ये उसको संलग्न कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। आयु सीमा के संबंध में कक्षा 10वीं अथवा कक्षा 12वीं की अंक सूची, मतलब कौन सी किसकी मान्यता होगी, तो आप अगर आधार कार्ड बताएंगे तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर माना जाएगा किसको, 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, इसे ही स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यहाँ पर इस वजह से ये रखा गया है। फिर सेकंड नंबर की कंडीशन से शैक्षणिक एवं व्यावसायिक आता है। तो भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, जो चयन परीक्षा हेतु जारी नियम पुस्तिका के बिंदु क्रमांक 4 अनुसार मान्य होगी। नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 1 में उल्लेखित सह विषय शर्त के साथ मान्य होंगे। कॉलम 4 में ये अंकित किया गया है कि उसके पास स्नातक उपाधि धारक हो। मतलब जो मुख्य विषय, जैसे मान लीजिए वो गणित में सिलेक्ट हुआ है और उसने BA कर रखी है, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स बाहर, क्योंकि उसके पास बैचलर डिग्री में मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर वही कंडीशन इसने कही है कि मुख्य विषय में स्नातक उपाधि होना जरूरी है। दूसरी बात करें, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, यानी कि पात्रता परीक्षा आवेदन अंतिम दिनांक 27/1/2023 वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधित अर्हता अर्जित करने की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो अंक सूची आपने लगाई है, उपाधि जो ले है, वो सारी ही चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे, तुष्टिपूर्ण जानकारी देकर पात्रता में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर लिए, तो ऐसे अभ्यर्थियों को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। उसी के साथ में 2022-23 में स्नातकोत्तर या BEd के अंतिम वर्ष में थे एवं परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तो उनकी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता दस्तावेज अपलोड की अंतिम तिथि 18/6/2024 को पूर्ण होना चाहिए। मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं जिसकी लास्ट तारीख 18 जून है, तब तक आपकी जो है BEd या मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के संबंध में शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के प्रमाण पत्र एवं अंक सूचियों को ही मान्यता की जाएगी। मतलब जो UGC सर्टिफाइड है उन्हीं की मान्यता की जाएगी, मतलब फर्जी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं चलेगी। उसके बाद बात करें तो अपेक्षित है कि सत्यापन दिनांक को विशेष सतर्कता बरतेंगे। इसी प्रकार BEd DEd की अंक सूची के सत्यापन के संबंध में NTCE द्वारा जारी की गई मान्यता प्राप्त, मतलब वही है कि जैसे इसमें UGC वैलिड होना चाहिए, तो यहाँ पर NCTI के द्वारा वैलिड DEd BEd होना चाहिए। मतलब वो कॉलेज जो है जिससे आपने करी है वो फर्जी कॉलेज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आरक्षण के विषय में यहाँ पर बात की गई है, तो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जिसमें तहसीलदार के मतलब जो डिजिटल वाला है वहाँ पर तो कुछ इशू है ही नहीं, वहाँ पर तो सारा काम हो ही जाएगा। पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक है, तो जैसे मान लें अनरिजर्व कैटेगरी है, तो वहाँ पर पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक है, तो उनकी पात्रता परीक्षा की अंक सूची अवलोकन करके उनके प्रवर्ग के आधार पर जाति, दिव्यांग और EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तो ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं, मतलब वही अतिथि शिक्षक के बारे में बताया नेक्स्ट में
इसको थोड़ा सा और समझें तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा में ये कहा गया है कि अगर आप ओबीसी एसटी एससी में हैं तो आपको जो 75 मार्क्स और अनरिजर्व कैटेगरी में है यानी कि जनरल में है तो 90 मार्क्स होना वो वाली मार्कशीट उनको लगेगी। देन उसके बाद अतिथि शिक्षक की बात करें तो इसमें जो है स्कूल 2 लेवल पर प्रमाण पत्र होने चाहिए। एक है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का GSMF पोर्टल पर देखा जा सके। मतलब यहाँ पर आपका जो सर्टिफाइड एक्सपीरियंस है वो इस पर अवेलेबल होना चाहिए। और एक आदिम जाति कल्याण विभाग पर जो है वो वाला प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये मैं आपको है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप इसको स्टडी कर लेना। फिर उसके बाद डबल डिग्री की बात करें तो डबल डिग्री नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। डबल डिग्री दैट मीन्स कि आपने एक ही साल में बीए मतलब जैसे मान लीजिए MSc होती है 2 साल की, 2018 से लेके 18 से लेके 19 और 19 से लेके 20 तक आपकी ये डिग्री चली है। और इसी बीच में आपने मान लीजिए 19 में कहीं बीएड का एडमिशन ले लिया हो, ये प्राइवेट से कर रखा हो, तो इस टाइप से जो डिग्रियां होगी वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। डबल डिग्री पर आप बाहर हो सकते हैं। फिर चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि उनकी जो दिव्यांगता है वो 40% से अधिक होना चाहिए, तभी वो दिव्यांग कैटेगरी में माने जाएंगे। और भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कर्मचारी मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है, मतलब इसमें कोई वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद दस्तावेज जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें ये बताया गया है कि दस्तावेजों की अपेक्षा रहेगी, मतलब वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे ही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अभ्यर्थियों से ये अपेक्षित है कि वह आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के 2 सेट लेके जाएं। मतलब आप लोगों को फ़ोटोकॉपी ले जाना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, और कितने सेट बनाने हैं, 2 सेट, प्लस उस पर साइन भी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट साइन नहीं करते, तो ये गलती आप ना करें, साइन करें, उनको सेल्फ अटैच करके फिर ही जमा कराएं। स्वप्रमाणित छाया प्रति के 2 सेट में से एक सेट संचालनालय और दूसरा सेट स्वयं के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाना है। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से मिलान कर कार्यालय में जमा किए जाएंगे और ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति में ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान किया जाएगा। आपको वहाँ से पावती दी जाएगी। देन उसके जो है आपका आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे। आईडी मतलब वही आपका आधार, पेन जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आपको लेके जाना है। तो आप हर एक चीज़ के 2-3 सेट, मैं तो बोल रहा हूँ 3-4 सेट बना के रखिए। कहीं कितने भी मांग लेते हैं, ये कोई भरोसा नहीं होता है, और कितने ही चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। देन उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के उपरांत संबंधित सत्यापन अधिकारी को नस्ती में एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिखना होगा। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस जॉब को या रिजेक्ट कर रहे हैं, वो उस पर बताना होगा। अब ये कारण है फ्रेंड्स जिसमें आपके रिजेक्ट हो सकते हैं, इसमें ये क्लियरली बता दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यदि आपकी एज कम है, मतलब 21 से कम है, यदि आपकी एज अधिक है, यानी कि जो अगर मैंने क्राइटेरिया बताया उससे अधिक है। देन उसके बाद आयु संबंधित दस्तावेज आप प्रमाण नहीं कर पाए, मान लो आपके जो है अंक सूची नहीं है, अंक सूची 10th की है और 10th में मान लीजिए कुछ और डेट है, 12th में कुछ और डेट है, तब भी आपको बाहर किया जा सकता है। पात्रता परीक्षा के आवेदन 27 के स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप पात्रता परीक्षा आपने दी थी तो आप स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं होने चाहिए। उसके मतलब आपकी डिग्री यहाँ उस समय भी कंप्लीट होना चाहिए, यानी 27/1/2023 तक आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी थी। उसके बाद पात्रता परीक्षा के आवेदन जो कि 27/1/2023 को बीएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों ही कंडीशन यहाँ पर दे दी है, सेम ही बात है कि आप या मास्टर डिग्री और बैचलर आपकी बीएड दोनों में ही आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का विषय पृथक पृथक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने उधर कुछ और विषय भरा है
और मुख्य परीक्षा में कोई और सब्जेक्ट चेंज किया है तब भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें तो पात्रता परीक्षा में आरक्षण लाभ लेना, अर्थात पात्रता परीक्षा में 90% से कम अंक होना तथा आरक्षित प्रवर्ग एवं अनुसूचित जनजाति, जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी आपको बाहर किया जा सकता है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो है आपके दिनांक 18/6/2023 तक अर्जित नहीं पाने में, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो अगर डॉक्यूमेंट्स आप 18 जून तक अपलोड नहीं करते उस कंडीशन में भी आपको बाहर किया जा सकता है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो है प्रतिशत श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। मान लीजिए इन्होंने जो क्राइटेरिया दे रखा है, आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो बहुत सारे में 45% का क्राइटेरिया देता है कि आपको मास्टर में इतने % होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, मुझे आइडिया नहीं है लेकिन आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। प्रस्तुत शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त नहीं होना, वही मैंने बताया कि UGC या जो आपका मतलब मेन संस्था है उनसे अगर सर्टिफाइड नहीं कॉलेज है तो आप उस कंडीशन में बाहर हो सकते हैं। चयन परीक्षा में आरक्षण संवर्ग में चयन किंतु SC ST या OBC EWS सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त जारी प्रमाण पत्र नहीं होना, तो वही यहाँ पर कि आपके सर्टिफिकेट में कोई कमी नहीं होना। फिर वही अगर आप दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक है तो उसमें भी आपका सर्टिफिकेट नहीं हो और आपकी जो दिव्यांगता है वो 40% से कम है तब भी आप बाहर हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अतिथि शिक्षक से संबंधित, तो 3 शैक्षणिक सत्र या 200 दिवसीय कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने पर आपको बाहर किया जा सकता है। आवेदक द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से उपाधि अर्जित की हो। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अतिथि शिक्षक हो और कहीं से भी आपने उसी टाइम पीरियड पर BEd या D.Ed किया है और आपने यहाँ पर वर्किंग भी किया है तो उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये तो मान्यता नहीं होगी, बट एक इन्होंने कंडीशन दी है, आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि धारण कर रखी हो या अन्य कोई बिंदु जो इस पर 50 शब्दों में अंकित करें, और जो भी अन्य कारण हैं वो भी हो सकते हैं। MP ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है तो अपने संभाग के संबंधित अधिकारी को तत्काल संपर्क करें, तकनीकी समस्या से अवगत कराएं ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत आप अपने अधिकारी को बताएं कि मुझे ये नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट्स में जब ऑनलाइन फॉर्म में फिल कर रहा था तब मेरे से ये गलती हो गई। फॉर्म आप जब भी फिल करें बहुत सोच समझ के फॉर्म फिल करें। देन उसके बाद शाला का चयन जो आप कर रहे हैं उसको भी बहुत सोच समझ के करें। फ्रेंड्स आपके पास 2 दिन हैं अभी, आराम से आप ठंडे दिमाग से सोचें, उसके बाद ही सारी चीज़ें करें, क्योंकि एक बार होने के बाद चेंज कराना मतलब पहाड़ तोड़ना है। और फिर देन आपको वही प्रतिलिपि वही कहानी है। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपको फ्रेंड्स एक एक चीज़ बताई है, तो आप होप कि अब किसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी आपसे। जो शाला डॉक्यूमेंट अपलोडेशन है ये सारी ही चीज़ें ऑनलाइन, जब MP ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा 14 जून को, तब आप इसको 14 जून को ही अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन एक दूसरे से सलाह लेके कीजिएगा फ्रेंड्स, कोई भी किसी भी तरीके की गलती ना करें। आपके कोई परिचय में जो गवर्नमेंट जॉब में है उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो ये पूरा अपडेट था फ्रेंड्स। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।